गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी के टाइप्स क्या होती हैं। इन सब चीजों को आपने डिस्कस किया था और इसी के साथ साथ आपने इन सब चीजों के फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे। डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज थे। एक बार मैं रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा। उन फॉर्मूलाज पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, पहले आप 3-4 क्वेश्चंस को करके देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें फिर आप अपना थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है हमारी डिबाये-हक्कल ओनसागर इक्वेशन या डिबाये-हक्कल थ्योरी, दोनों नाम से पेपर में आ जाता है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्चुअल में कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में बातें चलो बाद में करेंगे। पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन जो है वो करवा देता हूँ। अब क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूलाज देख लो क्या क्या थे अपने पास। अपने पास कंडक्टेंस की जी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/r। फिर अपने पास की अपनी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था G × L/A। जो L/A होता है वो हमारा सेल कांस्टेंट होता है, याद रखना। ये हमारे पास है हमारी कंडक्टिविटी, जिसको आप कापा बोलते हैं। तो बच्चे कंडक्टिविटी को ही कई जगह पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखा होता है, तो उसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना। कंडक्टिविटी मतलब ओनली कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक ही बात है। फिर मैंने आपको कंडक्टिविटी के दो टाइप्स बताए थे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। उनके फॉर्मूलाज थे। मोलर कंडक्टिविटी होती है K × 1000 बाय मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है K × 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो ये अपने पास अपने फॉर्मूलाज थे जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप करके देखते हैं, उसके बाद फिर आप बाकी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। देखो, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। CBSE 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 molar NaOH solution having diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm. Calculate resistivity, conductivity and molar conductivity. क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है टाइम बचाने के लिए। डाटा अपने को सारा मिल चुका है। देखो उसने क्या बोला। उसने बोला कि हमारे पास एक कॉलम है कोई, उस कॉलम की कंसंट्रेशन गिवन है। आप सबसे पहले उन वैल्यूज को उठाया करो जो आपको डायरेक्ट मिल रही है। आपको मिल रही है कंसंट्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट, यानी कि आपको मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है 0.05 m। फिर आपको लेंथ दी हुई है 50, लेंथ दी हुई है 50। डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर किसी काम तो आता नहीं है, ऊपर किसी फॉर्मूला में आ नहीं रहा, पर चलो लिख लेते हैं, क्या पता बाद में कोई चीज हो जाए। तो ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं। उसके अलावा देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पहली बता दिया उसने, अपने क्या मतलब वैल्यू दी हुई है, क्या क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन क्वांटिटी बताने के बाद उसकी वैल्यू बता ही नहीं रहा। बाकी सारी वैल्यूज बता दी, लास्ट में बताई है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ XYZ इज 5.55। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 5.55 into 10⁻³ ओहम। तो बच्चे ये डाटा अपने को गिवन है। अपने को निकालना है रो यानी कि रेजिस्टिविटी, के यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी। अब बताओ इससे सिंपल न्यूमेरिकल कोई मिल सकता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए तीनों का। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है?
रो हमारे पास होता है R इंटू ए बाई एल। आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन नहीं है। ए होता है बच्चे हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर शेप का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हो गया काम। यहां पे देखो रेडियस की वैल्यू है 5550, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5550। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर। लेंथ हमें दी हुई है बच्चे 50। देखो 5550, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हमारा 1/4। मतलब वैसे तो 1/2 होगा, पर यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो मैंने 1/4 ले लिया। और नीचे हमारे पास 50 आ गया। इसके लिए सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लोगे, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो ये 0 से 0 कैंसल, ये आ जाएगा 111। इसको सॉल्व कर लेना, 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं निकाल रहा मैं, टाइम बचा रहा हूँ। जो बेसिक कैलकुलेशन थी वो मैंने बता दी। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, रेसिस्टिविटी आ जाएगी। अब देखो सेकंड है अपने पास के की वैल्यू। के है हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो मैंने बताया था G इंटू एल बाई ए। अब G अपने पास क्या होता है, G अपने पास होता है 1/r। तो यहाँ पे G की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं मैं, 1/r। R की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, A की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5550 मल्टीप्लाइड बाय 50/3.14 इंटू 1/4। ये डिवाइड वाला 4 ऊपर ही चला जाएगा, ये आ गया ये। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। कर लेता हूं इसको सॉल्व थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 ये आ जाएगा मेरे पास क्या, 111। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। वैसे 31 था पर मैंने पूरा काट दिया अप्रोक्सीमेट लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/3.14 इंटू 28। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो मेरे पास आ गया 87.92। ये के की वैल्यू आ गई, डेसिमल में निकाल लेना, मैं नहीं निकाल रहा। इसके यूनिट्स भी लगानी है। क्या यूनिट्स आएंगे इसके, पर ओहम पर सेंटीमीटर। तो ये अपने पास अपनी के की वैल्यू आ गई। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया, तीसरा पार्ट क्या था, तीसरा पार्ट है बच्चे मोलर कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू के बाय के इनटू 1000 बाय एन। के की वैल्यू आई है 1/87.92 इंटू 1000। एम की वैल्यू स्टार्टिंग में ही बता दी थी 0.05। इसको सॉल्व कर लोगे, मोलर कंडक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास अपनी न्यूमेरिकल है। देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, बस वैल्यूज याद होनी चाहिए। वैल्यूज अगर आपको याद हैं, वैल्यूज से मेरा मतलब है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आती। फिजिक्स की तरह नहीं सोचना पड़ेगा, पहले फोर्स लगाऊं, टॉर्क लगाऊं, मोमेंटम लगाऊं, चार्ज लगाऊं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज को ढूंढो, पुट करो और आंसर आ जाएगा। पहले न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। नो सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है जी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है सिमरन। ठीक है जतिन और चिराग, चलो बहुत बढ़िया। पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। कल मैं बोल रहा था ना, कल मैंने आपको बोल के बताया था, ये नहीं है कि फॉर्मूला एक ही होगा, एक फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल अलग से, इसका अलग से, ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव न्यूमेरिकल आता है।
आप खुद देखो, एक ही क्वेश्चन में उसने वैल्यूज देके तीनों क्वांटिटीज पूछ ली। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते होते हैं, अगर आएगा तो। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, मैं 500% श्योर हूं। उसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल आता है तो यहां से फंस सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, फटाफट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। फॉर्मूला एक बार मैंने मिटा दिया क्योंकि याद है अपने को, तो आपका डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ सेल filled with 0.01 molar KCl is 100 ohm if resistance of same cell filled with 0.02 molar KCl is 520 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 mKCl solution. The conductivity of 0.01 mKCl solution is 1.29 Simon per meter. देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ के कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन में आपको एक बार बता देता हूं क्या है क्या नहीं। आपको ये लग रहा होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, कभी 0.01 मोलैरिटी, कभी 0.02 मोलैरिटी। एक्चुअली पता है यहाँ पे क्या हुआ, उसने आपको एक कंसंट्रेशन पे डाटा दे दिया, एक कंसंट्रेशन पे डाटा देके दूसरी कंसंट्रेशन पे वो आपसे आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको डाटा बहुत ही ध्यान से पढ़ के कलेक्ट करना है। केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज में या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में कुछ होता ही नहीं, वैल्यू सही पता कर लो, उसके बाद तो फॉर्मूले में आंसर, वो मतलब वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं एक बार यहाँ पे दो कॉलम बना रहा हूँ। एक कॉलम होगा 0.01 वाले डाटा के लिए और एक कॉलम होगा 0.02 मोलैरिटी वाले डाटा के लिए। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ सेल जिसकी कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.01 वाले कंसंट्रेशन वाले का रेजिस्टेंस है 100, तो इसका रेजिस्टेंस है 100 और रेजिस्टेंस जो है 0.02 एम वाले का है 520। ये दोनों वैल्यूज ओहम में गिवन है। अपने को 0.02 वाले का के और लैम्डा पता करना है, यानी कि कंडक्टिविटी पता करनी है और मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है 0.02 वाले की। 0.01 वाले का के अपने को गिवन है, तो यहाँ पे के गिवन है अपने को 1.29 साइमन पर मीटर। एक का डाटा गिवन है, दूसरे के लिए डाटा जो है वो पूछा हुआ है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो डाटा जो है वो निकाल लिया करो प्लीज। अब यहाँ पे देखो, मुझे इसको यूज करके ये निकालना है। सबसे पहले के की वैल्यू कैसे निकलती है, जी इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब L/A। जी अपने पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब 1/R। अब देखो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 1/520। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी मैंने। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट तो पता ही नहीं, सेल कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो उसके लिए आप ये वाला डाटा यूज करेंगे। इस डाटा को यूज करके मैं L/A की वैल्यू निकालूंगा, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हो 0.01 में, तो उसको 0.02 में पुट क्यों करेंगे। तो इसका आंसर है, क्या क्वांटिटी निकाल रहे हो, सेल कांस्टेंट। ये क्वांटिटी किसी भी सेल के लिए कांस्टेंट रहती है, चाहे आप कंसंट्रेशन चेंज करो। पहले भी सेल KCl का था, अब भी सेल KCl का है। जब सेल सेम है तो कंसंट्रेशन चेंज करने से L/A की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो ये वाला डाटा यूज करता हूं मैं,
K इज इक्वल टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, और G होता है हमारे पास 1/r, तो K आ जाएगा 1/100 इंटू सेल कॉन्स्टेंट दैट इज L/A, और K की वैल्यू कितनी गिवन है 1.29, तो यहां से सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 129 पर सेंटीमीटर, यूनिट बता दी है मैंने पर सेंटीमीटर। L/A की ये वाली वैल्यू यहां पे यूज कर सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय 129, इसको फिर आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा K की वैल्यू साइमन पर मीटर में। अच्छा यहाँ पे मीटर में यूनिट थे सॉरी, तो यहाँ पे जो अपना यूनिट है वो भी मीटर में ही आएगा। तो ये अपने पास अपना पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000/m, K की वैल्यू ये 129/520 इंटू 1000, मोलैरिटी की वैल्यू है 0.02, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपना केस था न्यूमेरिकल्स का। इसी तरीके के सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते होते हैं। नोट्स की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोट्स में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना वो सारे प्रीवियस ईयर्स वाले हैं, तो उनको सॉल्व किया करो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आती हैं। 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होंगे जो मैंने लिख रखे होंगे इन 2 के अलावा, तो ट्राई करना, जो चीज नहीं होगी वो मुझसे पूछ लेना। हम अपना अभी थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हमारी हो गई है। थ्योरी का टॉपिक है हमारा डिबाय-हक्कल थ्योरी, या बोलते होती है डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन। तो ये मैं आपको बताना अभी स्टार्ट। हाँ जी सर हाँ जी। एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन करवा दो एक बार। एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन कौन सा है बच्चे? मेरे पास एक्चुअली में भी प्रदीप है तो मुझे पता नहीं है क्वेश्चन। एक्सरसाइज का बोल रहे हो इन टेक्स्ट का? एक्सरसाइज का सर। चलो अभी देखते हैं, मेरे पास प्रदीप से है तो चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी का हाँ जी, उसने बोला कि अपने को वो वाली मेटल्स बतानी है जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ। सर न्यूमेरिकल है क्वेश्चन सर। न्यूमेरिकल है, मैंने टेक्स्ट खोल लिया क्या? एक सेकंड, सर सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसमें। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी बच्चे, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला जो काम है ये अभी अपने आगे करना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करो। आप यहाँ पे एक बार मोलर कंडक्टिविटी तक इसको कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए ना अपन अभी आगे एक टॉपिक पढ़ना है, ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ जब आप पढ़ेंगे तब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और बताओ। ओके सर। हाँ जी, वो भी एक टॉपिक आगे आएगा, मे बी कल या परसों के लेक्चर में आ जाएगा, तो वो फिर आप वहां पे डिस्कस कर लेंगे। इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अपने पास जो न्यूमेरिकल थे वो खत्म हो गए। अभी अभी जो सारिका ने क्वेश्चन पूछा ना उसका कंसेप्ट सारिका आज से ही शुरू हो जाएगा। जो मैं आपको डिबाय-हक्कल थ्योरी करवा रहा हूँ उसके बिना आप अल्फा निकाल नहीं सकते। वहां से आप अल्फा निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर आप आगे करेंगे ओसवाल्ड डिल्यूशन लॉ। तो आपका जो टॉपिक है ये आजकल परसों में चलेगा, फिर आप उस न्यूमेरिकल को पूरा कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आप अपना थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिबाय-हक्कल ऑन-सेजर इक्वेशन।
छोटा नाम लिख देता हूं मैं, बड़ा लिखने का मूड नहीं है अभी। डिबाय-हक्कल थ्योरी, नहीं तो एक नाम और ऐड करना पड़ता बाद में। तो देखो डिबाय-हक्कल थ्योरी क्या है। डिबाय-हक्कल थ्योरी जो है हमारी, वो सिंपल सा रिलेशन आपको एक्सप्लेन करके देगी। कौन सा सिंपल सा रिलेशन? स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसे वैरी करेगी विद कंसंट्रेशन। चाहे मेरे पास मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे मेरे पास मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं अगर इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करता हूं, मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड करता हूं, तो उनकी कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा ये हमें बताना है। ये तो अपन ने पढ़ लिया, फैक्टर्स के अंदर अपन ये साफ साफ पढ़ा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब इस बात को ना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत ले जाते हैं। गलत का मतलब एमसीक्यू में गलत कर देते हैं। ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्रॉन्ग और वीक में कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन बताना है। यहां पे मैं कौन सी कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं? मोलर कंडक्टिविटी की और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, विच इज के। तो एक बार मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए के को बुलाऊंगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अभी मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोलर कंडक्टिविटी की या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। क्या पढ़ा था अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग में? जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब होता है आप सॉल्यूशन डाइल्यूट बना रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूं। जैसे जैसे आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होने से मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। ये बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू में 1 मार्क के क्वेश्चन में गलती करते होते हैं। कंडक्टिविटी ध्यान से पढ़ लेना कौन सी है। अगर मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है फिर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, और अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है फिर बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज होती तो ये भी इंक्रीज हो जाती। तो ये प्लीज 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। डिबाय-हक्कल ऑन-सागर थ्योरी में आप ये वाला रिलेशन पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की वेरिएशन अपन ने पढ़नी है मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ। तो ये अपने पास अपना कंसेप्ट है डिबाय-हक्कल थ्योरी में। अब आप बच्चे बोलोगे सर इसमें क्या पढ़ना है, ये फैक्ट तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया। तो डिबाय-हक्कल ने इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक नई टर्म पढ़नी है, वो नई टर्म है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अलग चीज है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये अलग चीज है, इट इज द डिफरेंट थिंग। तो अपन ने दोनों चीजें जो है वो अलग अलग पढ़नी है। हम मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ते पढ़ते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंच जाएंगे, नई टर्म पढ़ेंगे। कई बुक्स में लिखा हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कई बुक्स में लिखा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इसके दो तरह के नाम है, एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये सब चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो देखो आप क्या करेंगे, डिबाय-हक्कल थ्योरी में आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आपने बनाना है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन चेंज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है इसका हमने ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ आप बनाएंगे दोनों के लिए,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी बनाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी बनाएंगे। दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ग्राफ तो एक ही बनाऊंगा। उस एक ग्राफ के अंदर ये दोनों वेरिएशन शो कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग वाली भी शो कर दूंगा, वीक वाली भी शो कर दूंगा। तो इस तरीके से बच्चे अपने को काम करना है। फिर उस ग्राफ को आप स्टडी करेंगे, एक पॉइंट पे जाके उस ग्राफ के अंदर ही, जब आप ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे ये बुलाओ चाहे ये बुलाओ, ये बड़ा सारा नाम है, मेरा बुलाने का मन नहीं करता, तो मैं ऊपर वाला नाम बोल रहा हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आप ऐसे डिनोट करते हो ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप ऐसे डिनोट किया करेंगे, पर जीरो लगा के। इसको नॉट भी बोल देते हैं, जीरो भी बोल देते हैं, जो आपका मन करे। ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई फटाफट। नो सर। सिर्फ सारी का ही पढ़ रही है क्या, और भी बताएंगे जरा बताओ। नो सर। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, रिस्पॉन्स देते रहा करो बीच बीच में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी डिबाय हक्कल ऑन सागर थ्योरी। देखो, डिबाय और हक्कल ने मिलकर क्या किया, हमें एक इक्वेशन दे दी, आपा ने उस इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ बनाना है, और बाद में आपा ने ग्राफ को स्टडी करना है। ग्राफ को स्टडी करने का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं वो आपको पहले ही बता दूंगा थ्योरेटिकली, उसके बाद फिर आप ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखो उसने किया क्या, डिबाय और हक्कल ने बोला कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है और जो कंसेंट्रेशन होती है, दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन है। वो मैथमेटिकल रिलेशन मैं डिफाइन करूंगा, उसी मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसने बोला मोलर कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है इस फॉर्मूला से। ये है हमारी मोलर कंडक्टिविटी, ये है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये है कंसेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, और ये है हमारा ए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें नोन होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम, इस इक्वेशन को यूज करके मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के साथ, और फिर उसके बाद आप लैम्डा एम की लैम्डा नॉट एम की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ देखो कैसे बनाना है। अगर रट्टा मार रहे हो तो रट्टा मार लेना, अगर कंसेप्ट वाइज याद करोगे तो कंसेप्ट वाइज याद कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हो। वाई एक्सिस पे आएगा हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे आएगी कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन आ रही है ना, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमारी इक्वेशन में भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट है। अब ये कैसे आपने याद किया, ये तो रट्टा हो गया ना, इसको आप याद कैसे रख सकते हो, निकाल कैसे सकते हो, वो देखो y इज इक्वल टू mx प्लस थ्री। प्लस वन में मैथ वाले बच्चों ने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां देखो y एक्सिस पे कौन आएगा, लैम्डा m, x पे कौन आएगा, कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास हमारे दो वेरिएबल आ गए, इनका मतलब फिर बाद में बताऊंगा। ये वाला तरीका याद कर लो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, फोर्थ चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो इस तरीके से ग्राफ बनाने आसान रहते हैं, कितने ग्राफ्स का रट्टा मारोगे, इस तरीके से वेरिएबल ढूंढने आसान हो जाते हैं। वेरिएबल मिल जाते हैं, इक्वेशन मिल जाती है, आपको अपने आप आपका ग्राफ बनाना आ जाएगा। ये तरीका याद रखना प्लीज। अब देखो ग्राफ तो मैंने बता दिया, इसके बीच में बनाना है, पहला पॉइंट हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वेरिएशन। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, मैंने क्या बताया था, इनऑर्गेनिक के एसिड, इनऑर्गेनिक के बेस और इनऑर्गेनिक के सॉल्ट, तो हजारों कंपाउंड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एनसीईआरटी वाला, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको मेंशन करना होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एनसीईआरटी में लिया हुआ है बच्चे HCl। तो HCl के लिए मैंने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ग्राफ में आपको बाद में बना के दिखाऊंगा, पहले थ्योरी देखो जो अपन ने थ्योरी पढ़नी है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विच इज HCl। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होती है, मतलब लगभग 99.9% डिसोसिएटेड होते हैं ये। जैसे ही आप इनको सॉल्यूशन में डालेंगे ये टूट जाएंगे। तो ये अपने पास अपनी डेफिनेशन हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं। पहली चीज, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो बहुत सारे आयंस उन्होंने प्रोड्यूस किए होंगे। जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे आयंस जो है वो प्रोड्यूस किए हुए हैं। अब ये तो हो गए हमारे पास हमारे पहले। दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है? कंसंट्रेशन के साथ इनका वेरिएशन। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब है आप उसके अंदर सोलवेंट ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने से वो डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं ना, तो अपने को ग्राफ पढ़ना है बच्चे उल्टा। उल्टे से मेरा मतलब है राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में ग्राफ पढ़ेंगे। सभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये लाइन है तो यहां से स्टार्ट हुई यहां से खत्म हुई। इस ग्राफ में ऐसा नहीं है, उल्टा पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। हमने इंक्रीज वाला नहीं पढ़ना, हमने कौन सा पढ़ना है? हमने डिक्रीज वाला पढ़ना है। तो हम ग्राफ को ऐसे पढ़ेंगे, हाई वैल्यू से लो वैल्यू पढ़ेंगे, ये याद रखना। तो अपन ने क्या करना है? कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, यानी कि डाइल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगी। और मैंने आपको फैक्टर्स में क्या बताया था? जब भी डाइल्यूशन होती है, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट बनता है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इससे उल्टा भी लिख सकते हो ताकि एक बार याद रहे। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती, चलो रहने तो मत लिखो, आपने ग्राफ ऐसे पढ़ना है तो आप ऐसे लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे ग्राफ बनाने से पहले ना ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो No. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है तो बोल दो। चलो बहुत अच्छे। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात बताई है ना, वैसे मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बातें भी बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़नी है HCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एसिटिक एसिड, सिरका, CH3COOH, जिसको आप विनेगर भी बोल देते हो। तो ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा जो आपने यहाँ पे अभी डिस्कस करना है। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या करना है देखो, मैं आपको बातें बता रहा हूं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, सॉरी बोर्ड विजुअल नहीं था तो मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली डिसोसिएट होती हैं, यानी कि मुश्किल से 1% के आसपास। अगर बच्चे वो ना के बराबर डिसोसिएट हुए हैं तो उनमें आयंस कम होंगे। आयंस कम होंगे तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी? लो आएगी। जो सेकंड फैक्टर है वो दोनों का सेम है। अगर मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो इसका मतलब डाइल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो गई। अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूशन में जा रहा है, डाइल्यूट पावर इंक्रीज हो रही है,
तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास हमारे दो फैक्टर हैं। इन दोनों फैक्टर्स का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ना कॉपी में लिख लेना। कल जब मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा तो आपके सामने ये दो बातें होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग मेरे पास डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो इन्हीं बातों पे डिपेंडेंट होगी। तो अगर आपको ये बातें पता हैं तो ग्राफ समझ में आएगा, नहीं तो फिर अपने पास प्लान बी है, रट्टा मार लो। तो ग्राफ को समझ लो तो बढ़िया रहोगे, रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने वाली तो बहुत चीजें हैं। पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें रट्टा ही मारना है, उसमें ये कंसेप्ट समझने वाला कुछ नहीं होता। कंपाउंड है, स्ट्रक्चर है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ लोगे तो बेटर रहेगा। डिवाई हक्कल के लिए मेन में इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो ले सकता है। चलिए, हाँ जी बोलो। तो बताओ सर, कोई डाउट नहीं। हाँ ठीक है, लोग लगा माइक ऑन करके अपना सांस छोड़ दिया बस। तो कोई बात नहीं, जो ग्राफ है वो आप कल डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा। तो ये बातें ना बच्चे कल कॉपी वगैरह में नोट होनी चाहिए, जो भी कॉपी वगैरह आप अपने पास रखते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कॉपी वगैरह पास नहीं रखते, टाइम पास करते हैं, कॉपी पास नहीं होती। तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कल खोल के देख लेना जब मैं बताऊंगा। इन चीजों से ही आपको ग्राफ समझ में आएगा, नहीं तो फिर रट्टा तो मारना ही है। तो कल आप डिस्कस करेंगे डिवाई हक्कल सागर का ग्राफ, फिर आप उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे अपना कोहल रोश लॉ। बाकी सब चीजें फिर आप डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।